बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय केमिस्ट फैमिली। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडमिया। उन बच्चों का चैनल जो केमिस्ट्री समझकर पढ़ना चाहते हैं। रट्टे वालों के लिए है कोई और चैनल। सब बोलें 10 टाइम माय पैशन माय केमिस्ट्री। नाउ स्टडी टाइम स्टार्ट्स। ओके बच्चों, कल के लेक्चर में हमने कंप्लीट किए थे अपने एमसीक्यूज और 5 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। आज हम रिमेनिंग अपने जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर रह गए उनको सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लाइक करें, एक अच्छा सा कमेंट करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक फौरन पहुंच जाए। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 इज हाउ इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ टिन और स्टील इज कैरिड आउट। आपने बताना है कि कैसे हम टिन की इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर सकते हैं, किसके ऊपर, स्टील के ऊपर। तो बच्चों यहाँ पर मैंने आंसर्स लिखे हुए हैं, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर अगर आपने अपनी बुक ओपन की हुई है तो वहाँ से आप देखकर, यहाँ से देखकर आप वहाँ पर लिख लो। तो बच्चों हमसे उन्होंने पूछा है कि किस तरह आप स्टील के ऊपर टिन की इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर सकते हैं। तो आपको पता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है, डेपोजिशन ऑफ वन मेटल ऑन द अदर मेटल। तो बच्चों सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने एक सोल्यूशन लेना है जिसके अंदर हमारे पास क्या हो, ऑलरेडी टिन प्रेजेंट हो अपनी मोल्डन फॉर्म के अंदर। उसके बाद आपने जिस चीज की आपने करनी है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, जिस मेटल की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवानी है स्टील की, तो आप स्टील को अंदर उसको एज अ बार या शीट से आप उसको डिप करोगे। वहां पर टिन जो होगा वो डिपोजिट हो जाएगा। डिपोजिट होने के बाद आप उसको बाहर निकालोगे और वो एक हमारे पास इलेक्ट्रोप्लेटेड जो स्टील है वो हमारे पास आ जाएगा। आप देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। Tin coating is carried out by dipping the clean sheets of iron on steel in a bath of molten tin. After this, it is passed through hot pair of rollers. Tin protects the iron only as long as its coating remains intact. If the protective coating is damaged, then the iron comes in contact with the air or water moisture. A galvanic cell is established in which tin acts as a cathode and iron as a anode. Due to this, coated आयरन शीट रेस्ट मोर रैपिडली। टिन कोटेड शीट्स आर यूज्ड इन द बेवरेज एंड फूड केन्स। उन्होंने आगे आपको बताया है कि पहले किस तरह होती है हमारे पास टिन कोटिंग, हम किस तरह करते हैं। दूसरा तो उन्होंने बताया है कि अगर टिन कोटिंग जो होगी वो डैमेज हो जाएगी तो क्या होगा, और उसके बाद बताया कि हम टिन कोटिंग को बेसिकली कहाँ कहाँ यूज करते हैं। तो एक ही क्वेश्चन के अंदर उन्होंने 3 डिफरेंट चीजें बताई हैं टिन कोटिंग से रिलेटेड। तो बच्चों आपने इस क्वेश्चन को इसी तरह अटेम्प्ट करना है। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई स्टील इज प्लेटेड विद निकल बिफोर द इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम। तो बच्चों जब मैं आपको बताई थी इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम, तो मैंने आपको बताया था कि हम इसलिए पहले करते हैं स्टील को निकल से प्लेट, क्योंकि क्रोमियम की जो होती है हमारे पास इतनी अच्छी पावर नहीं होती कि वो कॉन्टैक्ट कर सके किसके साथ, स्टील के साथ। तो पहले हम निकल से उसको इलेक्ट्रोप्लेट करते हैं, उसके बाद हम करते हैं क्रोमियम से इलेक्ट्रोप्लेट। This is because chromium metals does not directly adhere to the steel surface properly. Therefore, steel is first nickel plated. Moreover, it allows moisture to pass through it and metal is stripped off. The nickel provides adhesion and then chromium deposits over the adhesive layer of nickel. तो उन्होंने यहाँ पर ये बताया है कि सबसे पहले हम किस तरह क्यों करते हैं, हमारे पास हम क्रोमियम से पहले निकल की प्लेटिंग, इसलिए क्योंकि जो क्रोमियम होता है हमारे पास इतनी उसकी डेयरिंग पावर नहीं होती है। और दूसरी बात ये है कि जो क्रोमियम होता है जब उसको डायरेक्टली आप इंटैक्ट करते हो स्टील के साथ तो मॉइस्चर उसको इफेक्ट कर देता है, और जो आपकी लेयर आपने बनाई होती है, होमोजेनाइज लेयर आपने पेस्ट की होती है अपने स्टील के ऊपर, वो स्ट्रिप ऑफ जाती है और खराब हो जाती है, और जो हमारे पास जो स्टील है वो रस्ट की तरफ चल जाता है। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कैन यू एक्सप्लेन दैट फॉलोइंग रिएक्शन इज एन ऑक्सीडेशन इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। तो बच्चों जो आपकी बुक पे रिएक्शन था वो ये था कि एल्यूमिनियम 0 गोज टू एल्यूमिनियम प्लस 3e माइनस। तो बच्चों अब देखो, अब यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर की बात उन्होंने की है। यहाँ पर एल्यूमिनियम अपनी एलिमेंटल स्टेट में प्रेजेंट है, तो आपको पता है जब भी कोई चीज अपनी एलिमेंटल स्टेट में होगी तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0। अब यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स माइनस हुए हैं, इसका मतलब क्या है, ये हमारे पास प्रोडक्ट साइड पे, प्रोडक्ट साइड से मैंने आपको पहले बताया था जब भी कोई चीज प्रोडक्ट साइड पे आएगी तो इसका मतलब कि या तो वो निकली है या फिर हमारे पास फॉर्म हुई है। तो यहाँ पर हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए हैं, तो इट्स ऑब्वियस कि एल्यूमिनियम में से 3 इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं, तो इसके ऊपर पॉजिटिव 3 का चार्ज आ गया। तो आप देखते हो कि यहाँ पर जो उसका ऑक्सीजन नंबर है वो इंक्रीज किया है। पहले इसका ऑक्सीजन नंबर 0 था एल्यूमिनियम का, उसके बाद पॉजिटिव 3 हुआ है। आपने इस चीज से बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना कि ऑक्सीजन नंबर इंक्रीज हुआ है तो हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे पास गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं। नहीं बच्चों, ऑक्सीजन नंबर का इंक्रीज से मुराद ये है कि यहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, और जितने हमारे पास ऑक्सीजन नंबर ज्यादा होगा मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, उतनी हमारे पास जो ऑक्सीजन होगी वो ज्यादा तेजी से होगी और ज्यादा होगी। A loss of electrons is called oxidation. When an element loses electron, there is always increase in oxidation number of the element. In this reaction, aluminium has lost electron due to which its oxidation number has increased from 0 to positive 3. Hence, this reaction is an oxidation reaction. Okay, बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कैन यू प्रूव विद एन एग्जांपल दैट कन्वर्जन ऑफ एन आयन टू एन एटम इज एन ऑक्सीडेशन प्रोसेस। तो उन्होंने पूछा है कि किस तरह आप एक्सप्लेन करोगे कि आपने किसी आयन को कन्वर्ट किया है एटम के अंदर। एटम से मुराद यहाँ पर एलिमेंटल फॉर्म ही है किसी भी एलिमेंट की। तो वो कहते हैं कि किस तरह आप प्रूव करोगे कि अगर आप एक आयन को अपने एटम में तब्दील कर रहे हो तो कैसे वो एक ऑक्सीजन प्रोसेस होगा। यहाँ पर जो एग्जांपल मैंने ली है वो ली है क्लोराइड की। तो देखो जब क्लोराइड जो होता है हमारे पास अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो ये क्लोराइड +1e में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन निकला है, यहाँ पर इसकी ऑक्सीजन स्टेट थी -1, लेकिन उसके बाद इसकी ऑक्सीजन स्टेट होगी 0।
तो आपको पता है यहाँ पर क्या हुई है, डिक्रीज इन ऑक्सीजन नंबर आया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकले हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले तो हमारे पास क्या हुई है, ऑक्सीडेशन हुई है। ठीक है, ये आयन जो है हमारे पास अब कन्वर्ट हो चुका है एटम के अंदर, अपनी एलिमेंटल फॉर्म के अंदर, और एलिमेंटल फॉर्म के अंदर हमारे पास जो एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास उनका ऑक्सीजन नंबर क्या होता है, वो 0 ही होता है। Conversion of an ion to an atom is an oxidation process. For example, consider the following reaction. The conversion of negative chloride ion to chlorine atom is an oxidation process. This is because there is an increase in oxygen number from -1 to 0. Hence, a reaction in which there is an increase in oxygen number is called ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो बच्चों जब मैंने आपको यहाँ पर एक रिएक्शन लिखा है, ये आपने इस क्वेश्चन के अंदर लिखना है। यहाँ पर सही से लिखा नहीं चाह रहा था तो मैंने कहा था कि मैं वो खुद ही यहाँ पर एलेबोरेट कर दूंगी। तो आपने ये क्वेश्चन लिख के आपने एग्जाम्पल के साथ इसका रिएक्शन भी बताना है ताकि पता चले कि कहाँ कौन हमारे पास रिएक्टेंट्स है, कौन प्रोडक्ट्स हैं, कौन सा क्लोराइड आयन किस क्लोरीन एटम के अंदर हमारे पास कन्वर्ट हो रहा है। ओके बच्चों, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई डज द एनोड कैरीज नेगेटिव चार्ज इन गैल्वेनिक सेल बट पॉजिटिव चार्ज इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। उन्होंने पूछा है कि आप ये बताओ कि क्यों हमारे पास जो एनोड होता है हमारे पास वो गैल्वेनिक सेल के अंदर नेगेटिव होता है जबकि वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में पॉजिटिव होता है। तो बच्चों पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्यों आता है? देखो बच्चों, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर हमारे पास जो होती है वो एक इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करना होता है हमने। ठीक है, और उस इलेक्ट्रिक करंट में जो हमारे पास बैटरी यूज हो रही है उसका एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है हमारे पास किससे कनेक्ट होता है, वो हमारे पास होता है एनोड के साथ कनेक्टेड, और वहां से जो इलेक्ट्रॉन्स की होती है हमारे पास फ्लो स्टार्ट होती है। तो इसलिए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर हमारे पास जो एनोड होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। लेकिन अगर हम गैल्वेनिक सेल की बात करें तो जो गैल्वेनिक सेल होता है उसके अंदर जो हमारे पास एक हमने इलेक्ट्रोड यूज किया होता है ना, वो उसके ऊपर मेटल्स की डेपोजिशन हुई होती है। मींस कि वहां पर जो मेटल प्रेजेंट है उसमें से जो हमारे पास है आयंस निकल रहे हैं, मींस इलेक्ट्रॉन्स वहां से निकल रहे हैं, वहां से ऑक्सीडेशन हो रही है, तो वो हमारे पास क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। तो देखते हैं, in galvanic cell anode carries a negative charge which are lost by the metal acting as anode deposition of electrons. In an electrolytic cell anode carries positive charge because it is connected to the positive terminal of the battery. Next है, where do the electrons flow from zinc electrolyte in Daniell cell। तो उन्होंने पूछा कि Daniell cells के अंदर हमारे पास जो जिंक इलेक्ट्रोलाइट होता है हमारे पास उधर से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। ये तो उन्होंने एक बात बता दी। तो जिंक इलेक्ट्रोड से निकलने के बाद जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कहाँ जाते हैं, तो हमें पता है कि जिंक इलेक्ट्रोड से निकलने के बाद जो इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे पास वो किसके पास जाते हैं, कॉपर इलेक्ट्रोड के पास जाते हैं। ठीक है, जिंक के पास इतनी हमारे पास कैपेसिटी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सके और कॉपर के पास इतनी कैपेसिटी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सके। तो क्या लिखा है, द इलेक्ट्रॉन्स फ्लो थ्रू वायर फ्रॉम द जिंक इलेक्ट्रोड एनोड टू द कॉपर इलेक्ट्रोड कैथोड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डू इलेक्ट्रोड्स गेट देयर नेम्स एनोड एंड कैथोड इन गैल्वेनिक सेल। उन्होंने पूछा कि एनोड और कैथोड का नाम किस तरह पड़ा है, हम क्यों उनको एनोड और कैथोड कहते हैं। तो बच्चों देखो, इन गैल्वेनिक सेल द इलेक्ट्रोड फ्रॉम व्हिच इलेक्ट्रॉन्स फ्लो आउट ऑफ द सेल इज कॉल्ड एनोड। तो उन्होंने बताया गैल्वेनिक सेल के अंदर जहां से जिस इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास बाहर निकल रहे हैं, ठीक है, जिस इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन्स ने बाहर निकलना है गैल्वेनिक सेल के अंदर उसको हमने कह दिया है एनोड, और ग्रीक वर्ड एनोडोस से निकला है जिसका मीनिंग है अवे अप। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आप अपने लाजमन लिखना है पेपर के अंदर। द इलेक्ट्रोड्स फ्रॉम व्हिच इलेक्ट्रॉन्स फ्लो इनटू द सेल इज कॉल्ड कैथोड, ग्रीक कैथोड्स अवे डाउन। तो उन्होंने बताया है कि गैल्वेनिक सेल के अंदर जहां से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, जिस इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे उसको हम कहेंगे एनोड, और किस वर्ड से निकला है, एनोडोस के मतलब अवे अप, और जिस इलेक्ट्रोड के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे वो होगा हमारे पास कैथोड, और उसको कहां से निकला है, उसका वर्ड कैथोडोस, इसका मतलब है अवे डाउन। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट हैपेंस एट द कैथोड इन गैल्वेनिक सेल। तो उन्होंने पूछा कि गैल्वेनिक सेल के अंदर कैथोड के ऊपर क्या हो रही होती है। तो हमें पता है कैथोड के ऊपर हमारे पास गैल्वेनिक सेल के ऊपर क्या होती है, रिडक्शन होती है। विच सोल्यूशन इज यूज्ड इन इलेक्ट्रोलाइट इन नेल्सन। तो आपको पता है कि नेल्सन सेल के अंदर हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट सोल्यूशन ब्राइन सोल्यूशन, जो कि हमारे पास क्या चीज है, वो हमारे पास एक्वस सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन होता है, उसको कहते हैं ब्राइन सोल्यूशन। वो हमारे पास यूज होता है किसके अंदर, नेल्सन सेल के अंदर एज एन इलेक्ट्रोलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन नेल्सन सेल नेम द बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस इन नेल्सन सेल। तो आपको पता है कि नेल्सन सेल के अंदर हमारे पास कौन सा बाय प्रोडक्ट है, ये कल हमने एमसीक्यूज भी सॉल्व किया था। तो मैंने आपको बताया ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये पेपर में लाजमन आ जाते हैं, क्योंकि बच्चों को इस तरह पूरा रिवाइज करने का वो चेक करना चाहते हैं कि बच्चों को कितना मतलब उनकी रिवीजन पास होंगे, कि उन्होंने रट्टा तो नहीं लगाया हुआ कि हमारे पास ये पूरा क्वेश्चन है उसको रट्टा लगा लिया। इसलिए वो इस तरह के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन देते हैं आपको, ताकि आपको पता चले कि क्या हमारे पास नेल्सन सेल के अंदर कैथोड के ऊपर क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है, एनोड के ऊपर क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है, और कौन से हमारे पास बाय प्रोडक्ट से करें। बाय प्रोडक्ट्स होती हैं हमारे पास वो बहुत ज्यादा सोचने और समझने की चीजें होती हैं, उनको आपने हमेशा याद रखना है। तो यहाँ पर नेल्सन सेल के अंदर जो हमारे पास बाय प्रोडक्ट्स निकल रहे हैं वो है हमारे पास हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई गैल्वेनिजिंग इन डेल। तो हमें पता है गैल्वेनिजिंग क्यों होती है। गैल्वेनिजिंग बेसिकली इसी चीज के लिए होती है कि हम कोरोजन से प्रोटेक्ट कर सकें अपने मेटल को। द कोटिंग ऑफ थिन लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन कॉल्ड गैल्वेनिजिंग इज डन टू प्रोटेक्ट आयरन फ्रॉम कोरोजन। वाइल आयरन ग्रिल इज पेंटेड फ्रीक्वेंटली। उन्होंने पूछा कि आयरन की जो ग्रिल होती है, मैंने आपको उस दिन जब मैं आपको रस्टिंग ऑफ आयरन बताई थी, मैंने आपको इतने डिटेल से सब कुछ बताया हुआ है, इतने डिटेल से कि आपके हाई लेवल का मैंने आपको बताया हुआ है कि ये क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, तो आप वो लेक्चर लाजमी लो, और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है इस
पूरे चैप्टर का, रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, उसके 2 पार्ट्स में, दोनों पार्ट्स में उसको अच्छी तरह एक्सप्लेन किया, तो आप लास्ट में जाकर वीडियो देखो, डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया हुआ है। सो एन आयरन ग्रिड इज स्पेंडिंग फ्रीक्वेंटली टू प्रोटेक्ट द सर्फेस ऑफ आयरन फ्रॉम कोलिजन। तो बेसिकली आयरन ग्रिड जो होती है हमारे पास वो आउटसाइड रहती है, एटमॉस्फेयर के अंदर रहती है, इंटेक्ट रहती है। जब अब देखो अब सर्दियां आ चुकी हैं, ठीक है, हमारे पास जो आयरन ग्रिड होगी हमारे पास वो क्या होगी, वो ज्यादा एटमॉस्फेयर करीब होगी। जितनी वो एटमॉस्फेयर करीब होगी उतनी हमारे पास उसके ऊपर रस्टिंग के चांसेस इंक्रीज करेंगे। तो हम क्या करते हैं, हम प्रेफर करते हैं कि उसको पेंट कर दें ताकि रस्टिंग के जो चांसेस हैं वो डिक्रीज कर जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर रस्टिंग। तो मैंने आपको बताया था कि जो मोस्ट इंपोर्टेंट कंपोनेंट होते हैं हमारे पास रस्टिंग के लिए वो क्या है, ऑक्सीजन, वाटर और कार्बोनिक एसिड। इन 3 चीजों के बगैर हमारे पास रस्टिंग का प्रोसेस इम्पॉसिबल है। तो उन्होंने पूछा कि ऑक्सीजन जो होती है हमारे पास वो क्यों नेसेसरी होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन जो होती है हमारे पास वो एक्ट करती है एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, ऑक्सीजन वो होता है जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। जैसे ही हमारे पास जो एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन होती है वो इंटेक्ट आती है किसके साथ, आयरन के साथ, तो वो क्या करती है, इसको ऑक्सीडाइज कर देती है। मींस कि इसमें से इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, वो एक्सट्रैक्ट कर लेती है। इसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये कन्वर्ट कर देती है Fe2+ के अंदर। फर्दर इसको ऑक्सीडाइज करती है तो इसको कन्वर्ट कर देती है Fe3+ के अंदर। मतलब कि इसके अंदर से एक एक करके इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच लेती है। जब ये इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स खींच लेती है तो ये क्या करती है, आयरन को क्या करती है, ऑक्सीडाइज कर जाती है। खुद हमारे पास रिड्यूस हो रही है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रही है, तो इन रिटर्न हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है Fe2O3.NH2O। ठीक है, हमारे पास ये हमारे पास प्रोडक्ट बनता है। रिएक्शन इसका पूरा देख लेते हैं, बुक के ऊपर आपके लिखा हुआ है तो आपने वो लाजमन लिखे हैं। तो क्या है, 2Fe2+ 1/2O2 N+2H2O। ये हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट्स, और ये प्रोडक्ट इसमें जा रहे हैं Fe2O3.NH2। अगर आपको इसमें समझ नहीं आए तो बच्चों रस्टिंग ऑफ आयरन टॉपिक के अंदर आपके लास्ट रिएक्शन है वो यही रिएक्शन है, तो आप वहां से भी देख के लिख सकते हो। प्लस 4H पॉजिटिव, और यही जो 4H पॉजिटिव है दोबारा जाके क्या करता है, रिएक्शंस को स्पीड अप करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम विच साल्ट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रोलाइट। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम के अंदर हमारे पास जो साल्ट होता है उसका नाम होता है क्रोमियम सल्फेट, Cr2SO4 3। यहाँ पर सही लिखा नहीं गया, ये रिएक्शन सॉल्ट है इस नाम का जो हम यूज करते हैं क्रोमियम सल्फेट के अंदर एज एन इलेक्ट्रोलाइट। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और अपने यहाँ से देखकर अपनी बुक पे भी लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द रिडॉक्स रिएक्शन टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम। तो उन्होंने बताया कि आप रिडॉक्स रिएक्शन लिखो। रिडॉक्स रिएक्शन से मुराद क्या है, याद रखना है, रिडॉक्स रिएक्शन हमारे पास आपसे पूछ रहे हैं तो आपने दोनों एनोड और कैथोड के ऊपर होने वाले दोनों रिएक्शंस लिखने हैं। तो जो एनोड के ऊपर हमारे पास रिएक्शन होता है किसके अंदर, इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम के अंदर 4OH नेगेटिव जो होता है हमारे पास, हाइड्रोक्सिल आयन जो होते हैं वो कन्वर्ट होते हैं किसके अंदर, वाटर के अंदर प्लस ऑक्सीजन के अंदर, और उसमें से 4 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं हमारे पास बाहर निकलते हैं। जबकि कैथोड के ऊपर हमारे पास कौन सा रिएक्शन होता है, कैथोड के ऊपर हमारे पास क्रोमियम जो होता है हमारे पास वो एक्सेप्ट करता है 3 इलेक्ट्रॉन्स को और कन्वर्ट होता है हमारे पास क्रोमियम मेटल के अंदर। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर फ्रॉम वेयर Ag कम्स एंड वेयर दे डिपॉजिट। उन्होंने पूछा कि जैसे हमारे पास इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर होती है तो हमारे पास जो सिल्वर आयन होते हैं वो कहां से आते हैं। तो बच्चों सिंपल सी बात है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग जब सिल्वर की कार्य हो या तो हमारे पास सोल्यूशन प्रेजेंट होता है सिल्वर आयंस का, मींस किसी कंपाउंड के फॉर्म में, लाइक सिल्वर नाइट्रेट फॉर्म में हो सकता है, किसी भी फॉर्म हमारे पास हो सकता है सिल्वर प्रेजेंट, तो वहां से भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। और उसके अलावा जो हमारे पास एक हमने इलेक्ट्रोड यूज किया वो हमारे पास हमने सिल्वर मेटल का यूज किया होता है और वहां से भी हमारे पास सिल्वर जो होते हैं हमारे पास आयंस आ सकते हैं। और उन्होंने डिपॉजिट कहाँ होना है, जो रिस्पेक्टिव हमारे पास मेटल होगा जिसकी हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवानी है और वहां जाके डिपॉजिट होते हैं। तो बच्चों देखो यहाँ पर इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर वेयर करंट इज पास थ्रू द सेल Ag+ ions present in the electrolyte solution migrate towards the cathode and deposit after picking up electrons. The anode consists of silver bar or sheet which is oxidized to Ag positive ions, यहाँ पर पॉजिटिव आना है, which dissolves in solution and migrate towards the cathode where they are discharged and disposed on the object। इस तरह हमारे पास इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो होती है हमारे पास सिल्वर की हो जाती है। अगर मैं आपको इसके रिएक्शन बताऊं तो देखो बच्चों एनोड के ऊपर क्या होता है, एनोड के ऊपर होती है हमारे पास ऑक्सीडेशन, जो सिल्वर होता है हमारे पास अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है Ag पॉजिटिव प्लस E-, जबकि कैथोड के ऊपर हमारे पास क्या होता है, यही जो हमारे पास सिल्वर आयंस निकले हैं ये एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को प्लस E- और कन्वर्ट होते हैं सोडियम मेटल सिल्वर मेटल के अंदर। तो बच्चों जब आपने पूरा ये आंसर लिखते हैं तो उसके एंड पर आपने लिखना है एट एनोड हमारे पास ये हो रहा है और एट कैथोड हमारे पास ये हो रहा है। एट एनोड क्या हो रही है हमारे पास, ऑक्सीडेशन, और एट कैथोड हमारे पास क्या हो रही है, रिडक्शन। ये लाजमन लिखना है तब आपके 2/2 मार्क्स आएंगे।
ओके बच्चों, लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड यूज इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम। तो उन्होंने पूछा क्या नेचर होती है इलेक्ट्रोड की। तो बच्चों इस क्वेश्चन से मुराद ये है कि आप किस किस्म का इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, उसकी नेचर क्या है, कौन सा मेटल आप यूज कर रहे हो इलेक्ट्रोड के लिए, किसके अंदर, इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम के अंदर। तो बच्चों हमें पता है कि हम यूज करते हैं एंटीमोनियम लेड विद वाइल द ऑब्जेक्ट टू बी इलेक्ट्रोप्लेटिंग एज के थोर। तो उन्होंने बताया कि जो एनोड होता है हमारे पास वो होता है एंटीमोनियम लेड का। तो मैंने आपको बताया था कि हम क्रोमियम के अंदर हम क्रोमियम का जो होता है हमारे पास एनोड क्यों नहीं यूज करें। मैंने आपको इसके बहुत से फीचर्स बताए थे, आप चेक करो इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वहां जाके आप देखो कि क्यों हमने एंटीमोनियम लेड को यहाँ पर प्रेफर किया है, और वो भी एज अ अलॉय। अलॉय को क्यों हम यूज कर रहे हैं इस चीज के अंदर। तो बच्चों ये था हमारा आज शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में। आई होप सो कि आपको अच्छी लगी होगी वीडियो और आपको समझ भी आया होगा। मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया है और समझाया है, एक एक चीज मैंने आपको बताई है, लेकिन फिर भी आपको वो चीज समझ नहीं आ रही तो आप मुझे कमेंट लाजमन करो ताकि मैं आपकी हर क्वेरी को दूर कर सकूं। और कोई आपने वीडियो नहीं देखी है तो जाकर डिस्क्रिप्शन के ऊपर सारी वीडियोस का लिंक है, तो आप वहां से क्लिक करके वीडियोस देख सकते हो। तो बच्चों कल मिलते हैं एक नई लेक्चर वीडियो के साथ, तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।